नमस्कार साथियों, दोस्तों, तैयार हैं आप सब हमारे नए वीडियो के लिए। अभी तक हमने पढ़ा था, हम अपने 2 चैप्टर 2 प्रकरण यहाँ तक अब कवर कर चुके हैं। हमने हरिवंश राय बच्चन पढ़ा, हमने आलोक धनवा पढ़ा, हमने पतंगे उड़ा ली हैं, हमने आत्म परिचय प्राप्त कर लिया है, गीत भी गा लिए हमने नए साल के। लेकिन अब हमें आगे बढ़ने के लिए अपने कोर्स को, अपनी किताब को और प्रगति प्रदान करनी है। तो हम अब तीसरे प्रकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कुंवर नारायण जी की कविता है। आज हम उनका कवि से परिचय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी तैयारी को बिना रुकावट के करते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कुंवर नारायण जी, इनके कवि परिचय के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, किसी भी व्यक्तित्व की जानकारी लेने के लिए, किसी भी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, किसी भी शख्सियत की जानकारी के लिए सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ा जाता है। कब उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो इनका जन्म हुआ है 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में। अब इनकी जो बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी जो प्रमुख रचना है, सबसे पहले जो इनकी प्रमुख रचना प्रकाशित हुई वो हुई चक्रव्यूह 1956 में, 1956 में। इसके बाद इन्होंने परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह लिखे हैं। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने अलग अलग विधाओं में बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनका कोई एक ही पैटर्न नहीं है कि मैं सिर्फ कविता ही लिखूंगा। इन्होंने कविता भी लिखी है, इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, इन्होंने समीक्षात्मक आलोचना युक्त वो भी लिखा है, संग्रह है इनका, रचना है। और इसके अलावा इन्होंने साक्षात्कार जैसी उस पर कुछ सामान्य अपनी रचना की कलम चलाई है। इसके अलावा इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं। ठीक है, तो इनका जो नेक्स्ट रचना है वो है आत्मजयी, जो इनका प्रबंध काव्य है। इसके बाद इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा है, आकारों के आसपास, ये इनका कहानी संग्रह है, एकमात्र कहानी संग्रह है, एकमात्र ही प्रबंध काव्य। काव्य संग्रह इनके 1 2 3 4 5 है, याद रखिए, काव्य संग्रह इनके 5 है। समीक्षात्मक उसकी हम बात करते हैं, तो आज और आज से पहले, यानी हो सकता है 2 युगों के बीच की आपस में इन्होंने समीक्षा की है। युग में लोगों के विचारों में किस किस तरह का मतभेद है वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, मेरे साक्षात्कार, ये एक इनकी सामान्य रचना है। ठीक है, इसके बाद हम पुरस्कारों की बात करते हैं। तो इन्होंने अपनी रचना के बल पर किन किन पुरस्कारों को जीता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि पुरस्कारों की लेखन श्रेणी में बहुत बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। कुमारन आशान पुरस्कार इनको मिला है, व्यास सम्मान इन्हें मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार इन्हें मिला है, लोहिया सम्मान इन्हें प्राप्त है, कबीर सम्मान इन्हें प्राप्त है, और साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी लेखन के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी इनको मिला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं निधन की। तो इनका निधन 2017 में दिल्ली में हुआ था, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अगर आप लगाएंगे 2017 से 1927 को, तो आपके पास 90 का आंकड़ा आता है, 90 का। तो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। यहाँ इनकी कुछ लाइनें दी हुई हैं। ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ठीक है, अब गर्द का मतलब यहाँ पर आप चाहें तो गंदगी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कीचड़ लगा सकते हैं। किस भाव को मनोव्यक्त करने के लिए इन्होंने वो चीज़ लिखी वो नहीं पता, लेकिन ये कुछ इनकी लाइनें हैं। अब उनकी उस भावना को समझने के लिए हमें उनका वो काव्य पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इनकी कुछ लाइनें दी हुई हैं। अब गर्द का मतलब कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गर्द यानी कीचड़ समझ सकते हैं आप। कीचड़, कीचड़ तो नहीं कह सकते, यानी गंदगी है किसी तरह की, चाहे वो विचारों की गंदगी हो सकती है, सामाजिक दबाव की गंदगी हो सकती है। ठीक है, और भी गंदगी हो सकती है। अब उन चीजों को यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 1927 में हुआ है। इन्होंने जो लेखन शुरू किया है वो 1950 में शुरू किया है, और 1956 में इनकी पहली किताब आती है, कौन सी, चक्रव्यूह। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, और वो काव्य संग्रह है। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परन लेखक, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्होंने
बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, इन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता रही है, क्योंकि काव्य संग्रह इनके 5 मिले हैं तो उन्होंने ज़्यादातर कविताएं लिखी, बाकी सब चीज़ें की एक एक प्राप्त हुई है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, यानी कि जब नई कविताओं का दौर शुरू हुआ हिंदी साहित्य में, मुक्तक काव्य के आगे जब आप आधुनिक काल में चलते हैं तो सबसे लास्ट में नई कविताएं पढ़ने के लिए हमें मिलती हैं, तो उनमें लंबी कविताओं की जगह कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचा। ठीक है, प्रबंध काव्य छोटा होता है, छोटी छोटी कविताएं होती हैं, वहाँ पर उनको पूरी प्रतिष्ठा मिली। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, मतलब शब्दों को बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर नहीं बोला है, जो बहुत कहनी है उनको सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है। अखबारी सतहीपन है, मतलब आपको तथ्य मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, वैचारिक धुंध के बजाय संयम है, विचार उलझे हुए नहीं हैं, जो बात वो कहना चाहते हैं वो सीधे सीधे आप तक पहुंच जाती है। परिष्कार है, साफ सुथरी चीज़ें हैं। ठीक है, साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। भाषा और मतलब विषय, एक ही विषय पर उन्होंने लेखन नहीं किया है, उनके विषयों में अलग अलग चीज़ें, आपका जो इनका चिंतन का कह सकते हैं एरिया है, या इनकी जो रचनाओं की जो कैपेसिटी है या इनकी जो दक्षता है या योग्यता है वो बहुत अधिक है। ठीक है, उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति जो कवि है वो समाज से प्रेरित होता है। आज की जो उसकी रचनाएं हैं, वो जो अपने आसपास देख रहा है, इर्द गिर्द का जो उसका पर्यावरण है, वो उन्हीं पर अपना लेखन करता है। उसका सहज सौंदर्य भी उसी पर डिपेंड होता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, मतलब वो अपना निर्णय एकदम से नहीं सुना देते कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ या ये मैंने सोचा है, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। मतलब वो अपने आप में परिवर्तित रहना चाहते हैं, वो परिवर्तन को भी एक अंग मानते हैं, तो वो एक तरह की कहते हैं ना तटस्थ भाव में, नहीं तटस्थ तो नहीं बोल सकते, आप कहना चाहते कि रूढ़ नहीं हो जाते, वो किसी चीज़ को लेकर डटी नहीं जाते कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, वो क्योंकि जीवन बदलता है, समय बदलता है, अनेक परिवर्तन आते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल भी लेते हैं। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है कि आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, तो ये संशय, ये जो भ्रम है वो हमेशा बना रहता है। इनकी कविताओं की विशेषता है, याद रखिएगा। चलते हैं दूसरे पेज पर। ठीक है, अब दूसरे पेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि है। नागर जो नगर से संबंधित, ठीक है, नगर से जो संबंधित, तो मतलब इन्होंने शहरी जो जितनी भी इनकी चिंतन, जो मनन इन्होंने किया, जिन विषयों पे भी किया, वो सब नगर से संबंधित था। शहरी भावनाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया है, ग्रामीण भावनाओं पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हैं ये, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव है, मतलब समाज में क्या क्या द्वंद्व चल रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियों में टकराव होते हैं, वो इनके सामने आता है, लेकिन पूरी व्यंजकता के साथ में आता है, यानी कि आपको उससे आप उससे निराश नहीं होगे, आप उससे उबोगे नहीं, जो आप द्वंद्व देख रहे हो उसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। मतलब अंदर से डरे हुए हैं, अंदर इनके कितने भी द्वंद्व हैं, दोनों प्रकार के भाव हैं, लेकिन फिर भी इनका मन जो है वो कह सकते हैं आप बहुत संवेदनशील है, उनमें संवेदनाएं कूट कूट के आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई हैं, आपके पार्ट 3 में 2 कविताएं यहाँ पर कुंवर नारायण जी की ली गई हैं। जो पहली कविता है कविता के बहाने इन दिनों, इसका नाम है कविता के बहाने इन दिनों, ये इस संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है, यानी हम जो लिख रहे हैं, कोई पढ़े ना पढ़े उन चीज़ों के बारे में हमें शंका रहती है, लेकिन ये जो कवि है वो यांत्रिक, उन्हें शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम दबाव में आकर के लेखन करते हैं तो हमारे अंदर वो मौलिकता नहीं आ पाती है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो भाव उसमें प्रस्फुटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ये
डर रहता है, ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है कि आपको वो सिखा रहे हैं इस कविता के बहाने, वो आपको बताते हैं कि कविता आखिर है क्या। आपके पास इतनी सारी संभावनाएं उस चीज को लेकर हो सकती हैं कि आप उस पर अपनी रचना कर सकते हैं। कविता के बहाने एक यात्रा है, कविता के बहाने, कविता नाम क्या है इसका, नाम है कविता का कविता के बहाने। कविता का नाम है कविता के बहाने। किस संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने जो इन दिनों इस संग्रह से ली गई है, ठीक है। एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है, यानी यहाँ पर कविता का कंपैरिजन है, तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करवाया जाएगा आपको चिड़िया से, फूल से और बच्चे तक, इन तीनों की यात्रा में और कविता की यात्रा में यहाँ पर आपको तुलना देखने को मिलेगी। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। प्रकृति चिड़िया और फूल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रकृति को। बच्चा भविष्य की संभावनाओं को यहाँ पर दर्शा रहा है। लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उसकी परिणति यानी उसका मुरझाना तय है, उसकी मृत्यु निश्चित है। चिड़िया भी एक सीमा तक उड़ सकती है, उसके आगे वो नहीं उड़ सकती। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चा क्योंकि भविष्य से बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसकी अभी विकास वृद्धि उत्तरोत्तर होनी है, तो उसके पास अपार संभावनाएं हैं। ऐसे ही जो कविता होती है उसके पास भी अपार संभावनाएं। लेकिन बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा, बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, मतलब बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं। आप इधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए, उनको जो गेम खेलना है, उनको जो खेलना है वो कहीं भी खेल सकते हैं। मिट्टी से खेल सकते हैं, पत्थरों से खेल सकते हैं, गद्दे गुड़िए तकिए किसी से भी वो खेल सकते हैं, ठीक है। कविता भी शब्दों का खेल है। आप शब्दों को कितने अच्छे तरीके से रच सकते हैं, अपनी बातों को सामने वाले तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्या उसमें आप अभिव्यंजना है, क्या आप उसमें रस पिरो सकते हैं, ये आपके ऊपर है, उन शब्दों के ऊपर है। उन शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान यानी कि जितनी भी चराचर जगत है, ठीक है, चाहे वो इतिहास हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, सभी एक उपकरण हो जाते हैं। जो कविता उस समय पे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी वो आज भी उतनी ही मार्मिक है, उतनी ही हमारे हृदय को स्पर्श कर पाती है, ठीक है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, ठीक। क्योंकि अगर कोई चीज़ है जो अपने आप में बहुत अच्छी है तो आप उसके लिए ये नहीं कि आपको उसको पाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं मैं उसी समय में जाके उसका उपयोग कर सकता हूँ, नहीं। क्योंकि कविता के साथ में ऐसा नहीं है, कविता किसी भी समय में लिखी गई हो वो सीमाओं के बंधन से टूट कर यानी कि समय की सीमाओं को तोड़कर वो आपको आज भी उतना ही आनंद प्रदान करवाती है। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा ही क्यों ना हो, सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। दूसरी जो इनकी कविता है बात सीधी थी पर, ये इनकी कविता है जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। ये है कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से, और यह पर है कोई दूसरा नहीं संग्रह से। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा गया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इनकी जो शैली है वो द्वंद्वात्मक चीज़ों को उकेरने में बहुत अच्छी है, ठीक है। भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उनके लिए अगर आपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर नहीं किया तो आपकी बात खराब हो सकती है, आपकी बात की जो भावना है वो खत्म हो सकती है। वही इस कविता में यहाँ पर बताया गया है कि हर बात को कहने के लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अगर आपको कोई आकृति बनानी है, कोई मूर्ति बनानी है, कुछ भी बनाना है तो आपको एक विशेष खांचे में उस चीज़ को डालना पड़ेगा, तभी आप जो चाह रहे हैं वो निकल कर आता है। तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, यानी कि होता है हम एक शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द जो उसका पर्यायवाची है, समानार्थी है, हम प्रयोग में ले आए, लेकिन कई बार होता है उसके समानार्थी शब्द के प्रयोग से बात की जो अहमियत है वो खत्म हो जाती है, उसकी जो महत्ता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। हर पर्यायवाची का प्रयोग हम नहीं कर सकते, उनको भी समानार्थी शब्दों को भी हमें जांच परख के ठोक बजाकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। अच्छी बात या अच्छी कविता बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे जो भाव हैं उनको हमें सही शब्दों के सांचे में ढालना है, तभी जो बात है उसका मर्म, उसकी अभिव्यक्ति उसी तरीके से आएगी जैसा कि हम उसको बताना चाह रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत यानी आसानी से हो जाता है जब हम
उसको पर्टिकुलर तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका विषय परिचय को पढ़ें, इसे याद करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।